अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 37। जहां वो कहता था उसने जूते उतारे हैं, वहां से जूतों का खुरा बंगले की तरफ आता था। दूसरी बात ये नोट की गई थी कि जब उसने कहा था कि उसने जूते उतार दिए थे, उसी वक्त उसके पाँव देखे गए जो बिल्कुल साफ थे, उन पर ज़रा भी गिर्द नहीं थी। वो कमोबेश 30 कदम अपने बयान के मुताबिक नंगे पाँव दौड़ा था। तफ्तीशी अफसर ऐसा अनाड़ी नहीं था कि उसकी हर बात मानता चला जाता। ये नौकर हिंदू था, राम स्वरूप उसका नाम था और उसकी उम्र 27-28 साल थी। अपने जूते फ़ौरन पेश करो, अंग्रेज़ इंस्पेक्टर ने उसे कहा। अंग्रेज़ इंस्पेक्टर ने नौकरों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि जब ये बंगले में आया था तो इसके पाँव में शूज़ थे या नहीं। नौकरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से किसी ने बड़ी अच्छी निशानदेही कर दी। साबे बहादुर, उसने कहा। उस वक़्त किसी को इतनी होश नहीं थी कि देखता कि किसने क्या पहन रखा है और कौन किस हालत में है। मैंने बरामदे के नीचे एक जगह शूज़ का एक जोड़ा पड़ा हुआ देखा था। क्या तुम में से किसी ने राम स्वरूप को ज़रा सी देर के लिए उस तरफ जाते देखा था? हाँ साबे बहादुर, एक ने कहा। ये टहलते टहलते उस तरफ गया तो उसे कहा कि यहीं बैठे रहो, साहब खफा होंगे। लेकिन ये बरामदे से उतरा और वापस आ गया। मैंने ये नहीं देखा कि ये नंगे पाँव वापस आया है। वहाँ जाकर देखा, तस्मों वाले एक शूज़ का जोड़ा पड़ा था और इसके तलवे देखे, खुरों से मिलाए तो खुरे उन्हीं शूज़ के थे। अंग्रेज़ इंस्पेक्टर ने राम स्वरूप के मुंह पर बड़ी ज़ोर से मुक्का मारा। वो 2-3-4 कदम पीछे को गया। उधर एक और अंग्रेज़ सब इंस्पेक्टर खड़ा था। उसने उसकी गर्दन पर मुक्का मारा और राम स्वरूप तिवरा कर गिरा। अंग्रेज़ इंस्पेक्टर ने उसकी गर्दन पर पाँव रखकर दबाया। बोलो, इंस्पेक्टर ने पूछा। बोलो, कहो कि ये शूज़ तुम्हारे हैं। इसमें कोई शक नहीं था कि ये शूज़ उसी के थे, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। उसे उठाकर उसके क्वार्टर में ले गए और तलाशी ली गई। उस क्वार्टर का एक ही कमरा था जिसमें एक सूटकेस बड़ा और एक छोटा पड़ा था। बड़ी बारीकी से तलाशी ली गई। बड़े सूटकेस में से एक खंजर बरामद हुआ और रुपये के सिक्के जितनी बड़ी और उससे ज़रा मोटी डिस्क बरामद हुई। ये मिट्टी की बनी हुई थी और उसके दरमियान हिंदी का एक हरफ खुदा हुआ था। उर्दू में ये हरफ दाह बनता है और पुलिस के लिए ये डिस्क उस हरफ के साथ बहुत अहम थी। ये किसी दहशत गर्द गिरोह का निशान था। इस डिस्क और इस किस्म के निशानात से आज के दौर में बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे। मैं ज़रा उसकी वजाहत कर दूं। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तानियों के कुछ गिरोह पैदा हो गए थे जो दहशत गर्दी टेररिज्म के ज़रिए हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना चाहते थे। ये लोग तबाहकारी की वारदातें करते। मसलन किसी ऐसी रेलगाड़ी के रास्ते में रेल की पटरी में बम दबा देना जिसमें वायसराय या गवर्नर या कोई ऐसा ही बड़ा अंग्रेज़ हाकम सफ़र कर रहा होता। बड़े बड़े अंग्रेज़ अफसरों को कत्ल करने की कोशिश भी इन गिरोहों के प्रोग्राम में शामिल होती थी। बाज़ गिरोह सरकारी ख़जाना लूटने की कोशिश भी करते। वो दर पर्दा आवाम को अपने साथ मिलाने की तरकीबें भी करते थे। लेकिन अंग्रेज़ की हिफाजती और इंसदादी मशीनरी इतनी तेज़ थी कि कबल अज़ वक़्त तबाहकारी या तखरीबकारी का ही पता चला लेती थी। ये सिलसिला बिल्कुल ऐसा था जैसे आजकल जगह जगह धमाके और तखरीबकारी की वारदातें होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आजकल शायद ही कोई पकड़ा जाता हो, लेकिन उस वक़्त तखरीबकार फ़ौरन पकड़े जाते थे। उस कामयाबी की वजह ये थी कि पकड़ने वाले मुखलस और दयानतदार थे। ये सही है कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों में से ही गद्दार पैदा कर रखे थे, लेकिन ये उनकी हिफाजती इंतज़ामात का एक हिस्सा था। आजकल अपने फ़राइज़ के साथ खलूस कम ही रह गया है, इसलिए तखरीबकारी की वारदातें बढ़ रही हैं। 3-4 दहशत गर्द गिरोह ज़्यादा मशहूर हुए, जिनमें एक रेशमी रुमाल कहलाता था। एक गिरोह
बिग फायर के नाम से मशहूर हुआ और उस गिरोह का खुफिया निशान अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मुद्र था जो छोटे से एक पत्थर पर लिखा होता था, और उसके मेंबर जो एक दूसरे के लिए अजनबी होते थे एक दूसरे को उस पत्थर से पहचानते थे। एक दूसरे को पत्थर दिखाने का उनका एक खुफिया तरीका होता था। रूस ने पंजाब के सिखों को रूस में बुलाकर दहशतगर्दी की बाकायदा ट्रेनिंग दी थी। वहाँ से आकर सिख तखरीबकारी की मुख्तलिफ वारदातें करते। 2 दहशतगर्द भगत सिंह और दत्त बहुत मशहूर हुए थे, उन्हें फांसी दी गई थी। भारत में अब तक उनकी बरसी मनाई जाती है। उनमें बाज़ गिरोह बहुत छोटे और गुमनाम थे। उनमें ज़्यादातर नौजवान शामिल थे जो अकल से नहीं जज्बात से काम लेते थे, इसलिए जल्दी पकड़े जाते। उनके लीडर भी ना तजर्बेकार और जज्बाती होते थे। उन तमाम गिरोहों में अक्सरियत हिंदुओं की होती। सिख और मुसलमान भी उनमें शामिल होते थे। यूँ कहो कि आज़ादी की जदोजहद हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों की मुश्तरका थी। आगे चलकर पर्दे उठ गए थे, वो बाद में सुनाऊंगा। एसपी मडोज के नौकर राम स्वरूप के सूटकेस से मिट्टी की डिस्क बरामद हुई और उस पर हिंदी का हरफ खुदा हुआ देखा तो उसमें कोई शक ना रहा कि यह किसी दहशतगर्द गिरोह का निशान है और राम स्वरूप उसका मेंबर है। फ़ौरन ही मालूम कर लिया गया कि यह हरफ क्या है। जब हरफ का पता चला तो ये समझने में देर ना लगी कि यह धरती का पहला हरफ है। धरती से मुराद धरती माता थी, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में भारत माता कहा जाता है। राम स्वरूप गुठे हुए कद बुत का जवान आदमी था। उसने किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। राम स्वरूप अंग्रेज़ इंस्पेक्टर ने उसे कहा, सिर्फ ये कह दो कि मेडोज साहब को तुमने कत्ल किया है। नहीं कहूँगा, उसने जवाब दिया। तुम हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहते हो, इंस्पेक्टर ने उसे कहा। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तानियों के साथ तुम्हें मोहब्बत है, लेकिन तुम इतने खुद गर्ज हो कि कत्ल का एतराफ़ नहीं कर रहे और इस कोशिश में हो कि तुम्हारी जगह कोई बेगुनाह हिंदुस्तानी फांसी चढ़ जाए। क्या तुम ये चाहते हो कि मेडोज साहब के साथ जो शहनाज नाम की औरत थी उस पर कत्ल का शक किया जाए? क्या तुम पसंद करोगे कि एक हिंदुस्तानी औरत को हम इस तरह तफ्तीश के चक्कर में डालें कि उसको नंगा करें और उसको ख़राब करें? अगर तुम गैरतमंद हिंदुस्तानी हो तो सही जवाब दो, ये औरत बेगुनाह है, उसने कहा। इसे हाथ ना लगाना, फिर ये गुनाह अपने सार ले लो, इंस्पेक्टर ने कहा। नहीं लूँगा, उसने कहा। इस मकाम पर आकर मुझे ये इत्मीनान हो गया कि शहनाज इस जुर्म में शामिल नहीं और मुश्तबा भी नहीं। राम स्वरूप को स्पेशल ब्रांच के तफ्तीशी मरकज़ में ले गए, जहाँ की दीवारें भी खौफ से लर्जा करती थीं। राम स्वरूप पर अज़ियत का हर तरीका आजमाया गया। वो बेहोश हो जाता, बाज़ औक़ात कई घंटे बेहोश रहता। उसे सिर्फ 2 बातें कही जाती थी, एक ये कि वो कातिल की निशानदही करे और दूसरी ये कि अपने गिरोह के लीडर और दूसरे मेंबरों के अते पते बता दे। लेकिन ये शख्स कई घंटे बेहोश रहने के बाद जब होश में आता तो उसका सर इनकार में ही हिलता। 4-5 दिनों में ही उसकी जिस्मानी हालत लाश जैसी हो गई थी। यही एक तरीका रह गया था कि उसे मार ही डाला जाए। लेकिन एक आदमी को ख़त्म कर देने से गिरोह ख़त्म नहीं हो सकता था। राम स्वरूप के मुतल्लक खान सामा और उर्दुली ने बताया कि उसे बंगले की नौकरी में आए अभी 1 ही महीना गुजरा था। इससे पहले मेडोज के पास कभी कभी एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की आया करती थी। दोबारा उसे अलल सुबह बंगले में वापस जाते देखा गया था और दो बार राम स्वरूप भी उस लड़की के साथ आया था। फिर राम स्वरूप को मेडोज ने अपना नौकर रख लिया और वो मेडोज का मंजूर नज़र बन गया। गुजरे हुए 1 महीने में वो लड़की 2 बार मेडोज के पास आई थी। वो आखिरी बार शहनाज के आने से 3-4 रोज़ पहले आई थी। अब राम स्वरूप उस लड़की के मुतल्लक भी कुछ नहीं बताता था। ये शख्स फौलाद का बना हुआ साबित हुआ। अफसरों को बाकायदा मीटिंग बुलानी पड़ी कि इससे सुराग किस तरह हासिल किया जाए। मैं अब इस तफ्तीश से लातअल्लुक़ हो चुका था।
आपको ये बता दूं कि मेडोज को बेदर्दी से कत्ल किया गया था और उसका पेट ही चाक नहीं किया गया। उसके सीने में खंजर या बड़े चाकू के 4 गहरे जख्म थे। दिल एक तरफ से कटा हुआ था। मैं नवाबजादा हमीदुल्लाह खान के खिलाफ केस तैयार करने वालों के साथ पहले से ज़्यादा मसरूफ़ हो गया। 1-2 दिन और गुजरे तो केस तैयार हो गया और चालान भी, और ये कागजात अदालत में पेश कर दिए गए। अयूब का केस भी अदालत में चला गया। शहनाज अभी तक शामिल तफ्तीश थी। उसके साथ ही एक और वाक़या हो गया जिसने बड़े दबीज़ पर्दे चाक कर दिए। उसकी तफसीलात बाद में कई ज़राए से मुझे मालूम हुई। मैं ये एक तसलसल में सुना देता हूँ। राम स्वरूप को जिस हवालात में बंद किया गया वो सही महीनों में काल कोठरी थी। उसके अंदर रोशनी का कोई इंतज़ाम ना था। बरामदे में एक बल्ब सारी रात रोशन रहता और उसकी कुछ रोशनी उस कोठरी में जाती थी। ऐसी 3-4 कोठरियाँ साथ साथ थी। ये हमारी ब्रांच के हेड क्वार्टर का पिछला हिस्सा था जहाँ मुल्ज़मों के सिवा कोई नहीं जाता था। ज़ैर तफ्तीश मुल्ज़मों को वहाँ ले जाकर बंद कर दिया जाता और एक संतरी हर वक्त राइफल से मसला वहाँ मौजूद रहता। एक शाम सूरज गुरूब हो जाने से कुछ देर बाद राम स्वरूप की कोठरी का दरवाज़ा खुला और किसी को धक्का देकर कोठरी के अंदर फेंक दिया गया। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। दरवाज़ा क्या था? लोहे का मजबूत फ्रेम था जिसमें लोहे की मोटी सलाखें लगी हुई थी। राम स्वरूप दीवार के साथ लगा बैठा था। वो धीमी आवाज़ में कराह रहा था। जिस किसी को उस कोठरी में फेंका गया उसका सर राम स्वरूप के करीब फर्श पर जा लगा। फर्श पर गिरने वाला सिसक रहा था और ये सिसकियाँ औरत की मालूम होती थी। बरामदे के बल्ब की इतनी रोशनी कोठरी में आती थी जिसमें आसानी से देखा जा सकता था। राम स्वरूप की आंखें बंद थी और उसकी तो जैसे हड्डियां ही टूट गई थी। उसे ऐसी ऐसी अजियत दी गई थी कि वह सांस भी अच्छी तरह नहीं ले सकता था। उसे अस्पताल में होना चाहिए था, लेकिन वो एक काल कोठरी में पड़ा था जहां उसे पानी भी तरसा तरसा कर दिया जाता था। उसने अपने सामने गिरने वाली सिसकियां सुनी तो उसने आंखें खोल दी। वो देखकर हैरान रह गया कि वो औरत थी जिससे उठा नहीं जाता था। राम स्वरूप ने ऐसी बुरी जिस्मानी हालत में भी आगे होकर उस औरत को सहारा देकर उठाया। तब उसने देखा कि ये बिल्कुल जवान औरत है और खूबसूरत भी है। औरत राम स्वरूप की तरह बहुत बुरी जिस्मानी हालत में थी और उसके बाल इस तरह बिखरे हुए थे जैसे नोचे गए हों। चेहरे पर जो निशान थे वो भी तशद्दुद के थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। राम स्वरूप के लिए ये समझना मुश्किल ना था कि ये औरत इस हालत तक किस तरह पहुंची है। किस इल्ज़ाम में पकड़ी गई हो? राम स्वरूप ने उससे पूछा। तुम कौन हो? औरत ने सिसकते हुए पूछा और जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहने लगी, मैं जानती हूँ मुझे इस कोठरी में क्यों फेंका गया है। 4 दिनों से उन्होंने मुझे कहीं और बंद कर रखा था। आज रात यहाँ इसलिए छोड़ गए हैं कि तुम कोई खतरनाक मुजरम हो। तुम मेरे साथ वैश्यों जैसा सलूक करोगे। एक औरत को किसी मर्द के साथ बंद करने का और मतलब क्या हो सकता है? क्या तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे? क्यों नहीं? राम स्वरूप ने कहा, मैं वैशी नहीं और मैं ख़तरनाक मुजरम भी नहीं। मेरी हालत तुमसे ज़्यादा बुरी है। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यहाँ तो पानी भी नहीं मिलता। फिक्र ना करो, हम इकट्ठे मरेंगे। क्या इल्ज़ाम है तुम पर? एक अंग्रेज़ एसपी कत्ल हो गया है, औरत ने कहा। पुलिस ने उसके एक नौकर को पकड़ा था। 2 रोज़ बाद मुझे पकड़ लिया। वो कहते हैं कि इकबाल जुर्म कर लो। तुम एसपी मेडोज की बात करती हो? हाँ, औरत ने जवाब दिया। वो स्पेशल ब्रांच का एसपी था। तुम्हें पुलिस ने कहाँ से पकड़ा था? मैं उसके बंगले में रहती थी, औरत ने कराहते हुए जवाब दिया। कत्ल के वक़्त मैं उसके पलंग के साथ वाले पलंग पर सोई हुई थी। क्या कह रही हो? अपना चेहरा रोशनी की तरफ करो, राम स्वरूप ने कहा। रोशनी कम है और मेरा सर चकरा रहा है, अच्छी तरह नज़र नहीं आता। औरत दरवाजे की तरफ घूमी। उधर से बरामदे के बल्ब की रोशनी आती थी। राम स्वरूप ने उसे गौर से देखा।
ओह, रामस्वरूप ने ऐसे कहा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। तुम तो शहनाज हो। तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं रामस्वरूप हूँ, तुम्हारा नौकर। ओह, तुम पर उन्हें क्यों कर शक हुआ? आह रामस्वरूप। शहनाज ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चूमा और कहा, तुम हिंदुस्तान के सपूत हो। तुमने एक अंग्रेज़ एसपी को कत्ल करके इतना बड़ा कारनामा किया है कि हिंदुस्तानियों की जंग आज़ादी की तारीख तुम्हें हमेशा याद रखेगी। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया शहनाज, रामस्वरूप ने कहा। डरो नहीं रामस्वरूप, मुझे इसी काम के लिए इस एसपी के बंगले में भेजा गया था, लेकिन तुम बाजी ले गए। मैंने उसे जहर देना था, लेकिन जहर मुझ तक ना पहुंच सका। कोई वजह हो गई, वो कत्ल हो गया तो मैं समझी कि मेरे पार्टी के आदमी काम कर गए हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी तलाशी में क्या बरामद हुआ है। मुझे खुशी हुई कि तुम भी उसी मैदान के सिपाही हो जिसकी मैं हूँ। लेकिन तुम पर शक कैसे हुआ? कोई गद्दारी कर गया, शहनाज ने कहा। मेरे मुतल्लिक पुलिस को पता चल गया था कि मेरा ताल्लुक एक दहशतगर्द पार्टी के साथ है। स्पेशल ब्रांच ने किसी तरह मेरे पार्टी के किसी आदमी को ख़रीद लिया और उसने ये इंकशाफ किया है कि मैं एसपी मेडोज़ को कत्ल करने के लिए उसकी दाश्ता बनी हूँ। तफ्तीश करने वाले मुझे कहते हैं कि मैं ये अखबारी बयान दूँ कि मैंने और रामस्वरूप और उसके एक और साथी ने मिलकर एसपी को कत्ल किया है। और मैं जानती हूँ रामस्वरूप, एसपी को तुमने अपने एक साथी से कत्ल कराया है, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान से तुम्हारा नाम नहीं लूँगी। मैंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान भी दे दूँगी। तुम्हारी पार्टी का नाम क्या है? रामस्वरूप ने पूछा। अभी नहीं, शहनाज ने जवाब दिया। अभी नहीं बताऊँगी, पहले मेरी बात सुन लो। मैं अपनी कुर्बानियों की बात कर रही थी। हमारी पार्टी में 2 आदमी ऐसे हैं जो 4-5 सालों से घरों से निकले हुए हैं और रोपोश हैं। तसव्वुर करो कि उनकी क्या ज़िंदगी है। रात को ज़रा बाहर निकलते हैं और वो बड़े ख़तरनाक काम करते हैं, लेकिन उनकी जज्बाती हालत कभी कभी बिगड़ जाती है। ऐसी कैफियत में मेरा वजूद उनके काम आता है। मैं और 2 और लड़कियां उनके जज्बात की तस्कीन का ज़रिया बनती हैं। रामस्वरूप, शहनाज ने रामस्वरूप का हाथ अपने हाथों में लेकर मसलते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी पार्टी में लाऊंगी। मैंने पहले ही महसूस कर लिया था कि तुम नौकर नहीं, तुम कुछ और हो। तुमने एसपी के दिल पर कब्जा कर लिया था। हम तो फांसी के तख्ते पर जा रहे हैं, रामस्वरूप ने कहा। तुम मुझे अपनी पार्टी में किस तरह शामिल करोगे? शहनाज तो पहले उसके साथ लग गई थी, अब उसने रामस्वरूप की गोद में सर फेंक दिया। रामस्वरूप की उंगलियां शहनाज के बालों में रेंगने लगीं और फिर उसका हाथ शहनाज के गालों पर चला गया। नहीं शहनाज, रामस्वरूप ने अपना हाथ खींचकर जज्बाती लहजे में कहा, नहीं, मैं तुम्हें फांसी नहीं चढ़ने दूंगा। तुम जवान लड़की हो, तुम हिंदुस्तान की इज्जत हो, तुम धरती माता की मांग का संदूर हो। मैं तुमसे कुर्बानी नहीं मांगूंगा, तुम मुझसे कुर्बानी लो। शहनाज ने अपना बाजू इस तरह ऊपर किए जैसे अंगड़ाई ली हो और उसने रामस्वरूप का चेहरा हाथों में लेकर नीचे किया। उसका अपना चेहरा रामस्वरूप की गोद में था। दोनों की सांसें टकराने लगी। तुम हिंदू नहीं, मैं मुसलमान नहीं, शहनाज ने जज्बात और जिस्मानी दर्द से कांपती हुई आवाज़ में कहा। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा मज़हब, हमारा कल्चर, हमारा सब कुछ हिंदुस्तान है। संतरी के कदमों ने उन्हें इस कैफियत से निकाल लिया। उससे पहले संतरी कहीं इधर उधर था। शहनाज रामस्वरूप से अलग हो गई। राइफल से मसला संतरी, जो पुलिस का हिंदुस्तानी कांस्टेबल था, सलाखों के साथ लगकर खड़ा हो गया। वो आहिस्ता से 3 बार खांसा। शहनाज और रामस्वरूप ने उसकी तरफ देखा। उसने सर का हल्का सा इशारा किया। शहनाज बड़ी मुश्किल से उठी और दरवाजे तक उसने इस तरह कदम उठाए जैसे गिर पड़ेगी। उसने सलाखें पकड़ ली। उसके और संतरी के दरमियान यही सलाखें हायल थीं। संतरी ने उसके साथ खुसर फुसर की और शहनाज फिर रामस्वरूप के पास जा बैठी। वो आ रहे हैं, शहनाज ने कहा। कौन?
मुझे यहाँ से रिहा करने वाले, शहनाज ने कहा। मेरे फरार का इंतज़ाम मुकम्मल हो गया है। ये संतरी हमारा आदमी है। इसकी अगली ड्यूटी रात 2 बजे होगी। उस वक़्त मेरे पार्टी के आदमी पीछे वाली दीवार की दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। एक तांगा मौजूद होगा। इंतज़ाम जो भी हुआ है उसे तुम पूछकर क्या करोगे? अभी शायद 10 बजे होंगे। 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम्हारे निकल जाने से मुझे बहुत खुशी होगी, राम स्वरूप ने कहा। मैंने तो यहीं मरना है। मैं तुम्हें भी निकलवा सकती हूँ, शहनाज ने कहा। संतरी कह रहा था कि इस मुल्ज़म की मौजूदगी में तुम्हें निकालना ख़तरे से खाली नहीं। मैंने उसे बता दिया है कि राम स्वरूप अपना ही आदमी है। संतरी हमारे लिए खाने और पानी का बंदोबस्त करने गया है। मैंने 24 घंटों से कुछ नहीं खाया। शैतान की औलाद ने पानी भी नहीं दिया। मुझे 30 घंटे हो गए हैं कुछ खाए हुए, राम स्वरूप ने कहा। 2 घूंट पानी ना मिला तो मैं होश में नहीं रह सकूंगा। पानी भी मिल जाएगा, शहनाज ने कहा। मुझे ये बताओ कि तुम फरार की जुर्रत करोगे? जुर्रत के अलावा तुम्हारे जिस्म में कुछ ताकत रह गई है कि दीवार फांद सको? यहाँ भी मरना है, पकड़े गए तो भी मरना है, राम स्वरूप ने कहा। भाग जाने की कोशिश ही कर ली जाए तो अच्छा है। क्या तुम्हारे आदमी मुझे अपने साथ ले चलेंगे? ज़रूर ले चलेंगे, शहनाज ने कहा। आज रात उस तफ्तीशी मरकज़ में कोई अफसर नहीं होगा। संतरी एक बार फिर सलाखों के सामने आन खड़ा हुआ और उसके हाथ में एक पोटली और एक बड़ी बोतल थी। शहनाज उस तक कदम घसीटती हुई गई। जल्दी जल्दी खा लो, संतरी ने कहा। उस बोतल में पानी है। कपड़ा और बोतल जल्दी से दे देना। 5 रोटियां हैं, काफ़ी होंगी। शहनाज उसके हाथ से रोटियों वाला कपड़ा और पानी वाली बोतल ले ली। रोटियों में अंडे और आलू थे। शहनाज और राम स्वरूप भूख से मर रहे थे। उन्होंने बड़ी तेज़ी से खाना खाया और बोतल के साथ मुंह लगाकर बारी बारी पानी पी लिया। संतरी कपड़ा और पानी लेकर बोतल ले गया। उस संतरी को तुम्हारी पार्टी ने बहुत ज़्यादा रकम दी होगी, राम स्वरूप ने कहा। अगर हम फरार हो गए तो इसका क्या बनेगा? अगर हम फरार हो गए तो इसे बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी। ये भी हमारे पीछे पीछे आ जाएगा, शहनाज ने कहा। ये राइफल समेत भागेगा और हमारी पार्टी इसे हमेशा रोपोश रखेगी। इसे आम किस्म का कांस्टेबल ना समझो। माली मजबूरियों के तहत पुलिस में भर्ती हो गया था। तालीम याफ्ता है। 1 साल से हमारी पार्टी का मेंबर है। जिस्मानी और दिमागी लिहाज से बहुत तेज़ है। इसे हमने पुलिस के खिलाफ जासूसी का फ़र्ज़ सौंपा हुआ था, लेकिन मेरी गिरफ्तारी ने इसके लिए सूरत हाल बदल डाली है। किसी को तवक्का नहीं थी कि यह इतनी बड़ी कुर्बानी देगा, लेकिन इसने मेरी खातर बल्कि आज़ादी की तहरीक की खातर अपना मुस्तकबल कुर्बान कर दिया। ये संतरी बदल गया। 3 घंटों के लिए दूसरा संतरी आ गया। एक दूसरे से दूर दूर बैठो। नई संतरी ने आते ही हुक्म दिया, कोई गड़बड़ ना हो। इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद संतरी उन्हें देखता और बिला वजह डांट देता। ओ लड़की, संतरी ने शहनाज को पुकारा, इधर आ मेरे पास। क्यों? शहनाज ने नहीस सी आवाज़ में नफ़रत से कहा। क्यों आऊँ तेरे पास? आजा ज़रा, संतरी ने कहा। मैं तुझे खा तो नहीं जाऊँगा। सूरत देख अपनी, शहनाज ने कहा। मैं आ जाता हूँ भाई, राम स्वरूप बोला। बैठा रह, तू बैठा रह जहाँ बैठा है। शहनाज और राम स्वरूप ने संतरी को बहुत जलील किया और वो बड़बड़ाता हुआ परे हट गया। राम स्वरूप थोड़ी देर बाद शहनाज ने कहा, मैं उस लड़की से मिलना चाहूँगी जो सुना है कि मेडोज़ के पास आती रही है। मैं जानती हूँ कि उसके ज़रिए तुम्हें मेडोज़ ने अपने बंगले में नौकर रखा था। राम स्वरूप खामोश रहा। वो कोई पेशावर औरत तो नहीं थी? शहनाज ने पूछा। नहीं शहनाज, राम स्वरूप ने जवाब दिया। वो बड़े अमीर हिंदू घराने की लड़की है। गवर्नमेंट कॉलेज में 4th ईयर की स्टूडेंट है। बड़ी ज़हीन, जज्बाती और वतन परस्त लड़की है। 4th ईयर में? शहनाज ने पूछा। क्या कहा था तुमने? गवर्नमेंट कॉलेज में? हाँ, राम स्वरूप ने जवाब दिया। शायद मैं उसे जानती हूँ, शहनाज ने कहा। वतन परस्ती और अपने मूवमेंट के सिलसिले में शायद उससे मुलाकात हुई थी। क्या नाम है उसका? सिरला देवी, राम स्वरूप ने जवाब दिया। मुझे नाम याद नहीं रहा। कहाँ रहती है? राम स्वरूप ने सिरला देवी के बाप का नाम बताया और ये भी बताया कि वो कहाँ रहती है।
मैं उसकी जहानत की दाद देती हूँ, शहनाज ने कहा। मेडोज ने मेरे साथ 2-3 बार उसका तज़किरा किया था और वो भी उसे बहुत याद करता था। शहनाज, रामस्वरूप ने पूछा, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि हम फरार हो सकेंगे? इंतज़ामात के मुताबिक तो मुझे यकीन है, शहनाज ने कहा। मैंने संतरी के कान में ये भी कह दिया था कि तुम भी मेरे साथ यहाँ से निकल रहे हो। संतरी कहता था कि वो तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। मेडोज के कत्ल में तुम किस हद तक शामिल थे? शहनाज ने पूछा। कत्ल करने वाला दूसरा आदमी था, रामस्वरूप ने जवाब दिया। मैंने अपना काम कर दिया और वो ये था कि बेडरूम की खिड़की की चटखनियाँ खुली रखनी थी। तुमने शायद नोट नहीं किया था कि शाम के बाद तमाम कमरों की खिड़कियाँ बंद करने की जिम्मेदारी मैंने अपने हाथ में ले रखी थी।